मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और पूरे बेहतरीन तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी और अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। अब मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें कि कंप्लीट फिजिक्स के बारे में बात करी जाएगी और ये जो है काफी कम नंबर ऑफ आवर्स में पूरे के पूरे फिजिक्स को आप रिवाइज करेंगे। तो बस एक दो दिन में वीडियो वो अपलोड हो जाएगा, राइट। अब दूसरी बात यहां पर क्या है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि उन सारे डेरिवेशंस को, उन सारे थ्योरी को यदि आप करके जाते हैं तो उन्हीं में से मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, राइट। लेकिन उसके पहले एक और बात यहां पे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को हमारे चैनल के बारे में जितना ज्यादा हो सके बताइए। अच्छा, जो मैं वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि कंप्लीट पूरी फिजिक्स का है, उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, तो जिस समय वो वीडियो अपलोड होगा तो उसके साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी रहेगी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारे चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के ऊपर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए ताकि आप यहाँ पे कम से कम टाइम में एग्जाम में बहुत अच्छा तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें आप पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होता है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें आप देखिए, पहला गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ का जो पूरा थ्योरी है, साथ में गॉस लॉ का डेरिवेशन कूलम्ब्स लॉ से कैसे करा जाता है, कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ कैसे आता है, गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ कैसे आता है, इसके ऊपर बात होती है। गॉस लॉ का यूज करके पूरी जो है कंप्लीट जो आपके कई सारे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, जैसे इनफाइनाइट आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट एक लेंथ होता है, लॉन्ग वायर होती है जिसमें कि आपकी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आती है। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन शीट ऑफ चार्ज जो कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, उसका डेरिवेशन आपका आ सकता है। फिर इसके बाद एक स्फीयर दे रखा होगा और या स्फेरिकल सेल एक होगा जिसके ऊपर बेसिकली चार्ज की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वहां पे आपका उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आता रहता है। और साथ में ये प्रूव करना होता है कि एक स्फेरिकल सेल जो है आपका यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है फॉर द पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करके जाना चाहिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर है वो आपका यहां पे है कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब डायपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में कहा जाता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल 0 होता है और उसके थ्रू जस्टिफाई कीजिए कि ट्रांसलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है इफ द डायपोल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल P क्रॉस E बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एनालिसिस का मतलब ये कि किस किस सिचुएशन में एक डायपोल के ऊपर टॉर्क लग सकती है। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि -P डॉट E है, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने वो आपको बताया, जरूर से इन टॉपिक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, इनके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट A बाय D का डेरिवेशन, फिर इसके बाद उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद फिर कैपेसिटेंस कितनी होती है उसकी डेरिवेशन। नेक्स्ट यहाँ पे कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि हाफ CV² एनर्जी स्टोर करता है या Q² बाय 2C, इसकी डेरिवेशन बार आता रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कि Q² बाय 2C या हाफ CV² से लेकर के हाफ एप्सिलॉन नॉट E² को जस्टिफाई करना कि भाई क्या हाफ एप्सिलॉन नॉट E² में एनर्जी स्टोर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है, जो कि आपको प्रूव करना होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E², राइट, ये वाली बात है। फिर कैपेसिटेंस का सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका जो डिराइव करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, पैरेलल में C = C1 + C2 + C3, इसके ऊपर डेरिवेशन आ सकता है। और मेनली कैपेसिटेंस के ऊपर एक न एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। अब अगला चैप्टर आपका
इलेक्ट्रिक करंट में आपके से ज्यादातर जो पूछा जाता है वो किरचॉफ्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाती है। किरचॉफ्स लॉ किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है, जैसे केसीएल केवीएल, जैसे केसीएल आपका फंडामेंटली जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, केवीएल आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये काफी दफे देखा गया, पूछा गया है। फिर इसके बाद किरचॉफ्स लॉ का यूज करके सर्किट को सॉल्व करना, कोई एक सर्किट आपको दे रखा हो, कहेगा भाई कि लॉ का यूज करके सर्किट को सॉल्व करके बताइए, ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। फिर इसके बाद आपका व्हिटस्टोन ब्रिज और उसका कंडीशन, और उसी का यूज करके मीटर ब्रिज को डिस्क्राइब करना, मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है उसके ऊपर बात करी जाती है। एंड देन पोटेंशियोमीटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन जनरल पोटेंशियोमीटर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो मेन पार्ट आता है आपका कि भाई कि एक चार्ज पार्टिकल को यदि एक्सटर्नल फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो सर्कुलर पाथ होती है, तो उसका रेडियस एंड देन उसके बाद उसका टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये बात काफी दफे करी गई है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे मतलब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर साइक्लोट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइक्लोट्रॉन यहाँ पे, जो कि आपको ध्यान से करना चाहिए। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन, उसके प्रिंसिपल एंड देन लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं यहाँ पे। फिर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ, उसकी जो स्टेटमेंट पूछी जाती है, और फिर इन्हीं लॉ का यूज करके आपको कह दिया जाएगा कि भाई कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालने के या ऑन द एक्सिस, ये पूछा गया है। सोलेनॉइड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजिंग द एम्पियर्स लॉ सोलेनॉइड के एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड या आइडियल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्स एक्टिंग टू पैरेलल वायर्स, जो दो पैरेलल वायर होगा और उसके बीच के फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके ऊपर बात आती है कि उसका पूरा डेराइव करना, फिर जस्टिफाई करना कि यदि करंट का सेम डायरेक्शन होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। इसके ऊपर कई दफे पूछा गया है। और यूजिंग दिस लॉ, जो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ लॉ नहीं, यूजिंग द फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4/2I1 I2 डिवाइड बाय d, इसका यूज करके आप 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कीजिए, तो ये कई दफे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक डायपोल टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस बी या m क्रॉस बी का डेरिवेशन, और इसी का यूज करके आपको जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का के बारे में बात करनी होती है, उसका प्रिंसिपल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन, एंड देन इसके बाद आमीटर वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है, जिसमें कि आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या उसके बीच अंतर पूछा जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आपका हिस्टैरिसीस कर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर से अच्छे से करके जाइए। और कभी कभी यही पूछा जाता है कि भाई कि एक मैग्नेट है जिसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक में प्लेस कर दें तो वही टॉर्क m क्रॉस बी पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट v का डेरिवेशन और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। तो ये आपके टॉपिक है आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाली चैप्टर से। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो बात करी जाती है कि भाई कि लेंज लॉ किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है, उसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ये दो पार्ट होते हैं। एडी करंट के बारे में पूछ दिया जाता है कि भाई कि एडी करंट का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाट इज एडी करंट। एंड देन इसके बाद इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट, जो एसी जनरेटर है उसके बारे में कई दफे बात करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ऐसे करके जाना चाहिए। वैसे ये चैप्टर काफी छोटा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ एक टॉपिक है। अब बात आती है यहाँ पे अगला की भाई की मोशनल ईएमएफ BLB और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, उसको एक बार देख लेना आप, उसकी डेरिवेशन। अगला चैप्टर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीरीज LCR सर्किट है। सीरीज LCR सर्किट का पूरा डेरिवेशन एंड देन उसके बाद रेजोनेंस का कंडीशन, उसके ऊपर खास कर नजर रखना है आपको। और सीरीज LCR सर्किट का आप डेराइव कर लेते हैं अच्छे से तो उससे बाकी सारे सर्किट अपने आप हो जाते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफार्मर के ऊपर भी कभी कभी देखा गया, पूछा गया, बट सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और वहीं से आपका जो बाकी सारे सर्किट अपने आप डिराइव कर सकते हैं। और इस चैप्टर से एक न एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ जाता है।
अब बात आती है यहाँ पे ईएम वेव्स में। ईएम वेव्स में मेनली जो आपसे पूछा जाता है कि भाई कि जो सारे ईएम वेव के जो स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, देन इसके बाद आपका अगला आ जाता है यहाँ पे इंफ्रारेड, देन विजिबल, गामा, विजिबल के बाद आपका आता है यहाँ पे अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज, देन आपका यहाँ पे गामा रेज। इन सब की जो है बेसिकली जैसे मैंने बताया कि भाई कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ, एनर्जी दे के एनर्जी और वेवलेंथ को लेकर के अरेंज करना। आपको रैंडमली 4 वेवलेंथ दे रखे होंगे, उसमें कहेगा भाई कि किसकी एनर्जी ज्यादा है या किसकी वेवलेंथ कम है, वो आपको एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। एंड देन इसके बाद एक एक यूज पूछ दिया जाता है और एक डिटेक्ट कहां से ये डिटेक्शन या प्रोडक्शन वो पूछा जाता है, खासकर इस टॉपिक में, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है ईएम वेव्स में। अगला चलते हैं हम लोग की यहाँ पे रे ऑप्टिक्स के ऊपर। रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। दैट मींस म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय आर। इसकी डेरिवेशन स्फेरिकल सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके बाद इसी का यूज करके आपको लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है, उसकी एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है। फिर प्रिज्म से रिलेटेड जब बात करी जाती है तो मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड देन इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, बार बार कर रहा हूं, ये तो आता ही आता है जनरली, इनमें से कुछ ना कुछ एक दो में, ये दो में से एक आ ही जाता है, उसके ऊपर काफी अच्छे से करके जाना। अब हम लोग बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स हाइगेंस प्रिंसिपल है, यूजिंग द हाइगेंस प्रिंसिपल, ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन इंटरफेरेंस में YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी का जो डेरिवेशन है वो अच्छे से करके जाना। और वंस इन ए वाइल या तो पोलराइजेशन या डिफ्रैक्शन पे कुछ ना कुछ एक बात करी जाती है, बट जो मैं बताया आपको YDSC हाइगेंस प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रोगली। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डी ब्रोगली जो आपका वेवलेंथ वाली बात है, इसमें क्या होता है कि इन जनरल इससे एप्लीकेशन बेस्ड या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसमें डेरिवेशन कोई खास नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। Kmax इक्वल टू h/5 से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं इसमें। और इसमें जो एक करने का है बस वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है, जो कभी कभी देखा गया, पूछा गया इस रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एटम्स में। एटम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बोर एटॉमिक मॉडल है। बोर एटॉमिक मॉडल का हाइपोथेसिस एंड यूजिंग दैट मॉडल आपका जो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट डिराइव करना, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आ जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अगला यहाँ पे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो कर्व है वर्सेस मास नंबर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में। एंड देन इसके बाद आपको डिके, अल्फा बीटे गामा डिके में जो है आपका डॉटर न्यूक्लियस एंड पेरेंट न्यूक्लियस का, पेरेंट न्यूक्लियस दे रखा होगा और कुछ अल्फा पार्टिकल निकल गए तो डॉटर न्यूक्लियस में कितने मास नंबर, एटॉमिक नंबर आ जाता है, ये पूछा जा सकता है आपका। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अगला अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन में। आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप लेके चलें तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, राइट, ये इसके ऊपर खासकर बात करी जाती है। LOS लाइन ऑफ साइट, ये आप जरूर से एक बार देख लेना। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की, भाई कि मॉड्यूलेशन की क्यों जरूरत पड़ी और व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, ये जरूर से अच्छे से करके जाइए। एंड देन इसका जीनर डायोड, फोटो डायोड एंड सोलर सेल में इसमें से कोई ना कोई एक बात आपसे पूछी जाती है। फिर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में जो मेन बात करी जाती है वो आपका ये रहता है कि भाई कि एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करते हैं। एंड देन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अच्छे से करके जाइएगा। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना जो मैं आपको बताया हूं। आपने पहले से अच्छा तो कर ही लिया होगा प्रिपरेशन, बट ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि इन टॉपिक के ऊपर आपकी ज्यादा नजर होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बड़े आप आराम से अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होंगे और कर रहे होंगे, राइट। तो जरूर से इन टॉपिक के ऊपर जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, उसके ऊपर जरूर से ध्यान रखना।
ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जरूर से आप हमारे लेक्चर को, जो आपने इस सेशन में आपके साथ बात कराऊं, जो वीडियो, उसे जरूर से लाइक कीजिए, उसे आप अच्छे अच्छे कमेंट लीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। राइट, अब हम लोग जो हैं आपके सामने जो है एक काफी अच्छा वीडियो आपके सामने आएगा। वो वीडियो में पूरी की पूरी फिजिक्स, कंप्लीट क्लास 12th की फिजिक्स आपके सामने रखी जाएगी और काफी कम नंबर ऑफ आवर्स में पूरे फिजिक्स को प्रॉपर्ली आप कंसेप्चुअली रिवाइज कर सकते हैं एंड उससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी उसमें प्लेस करे हुए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे।